हेलो एवरीवन, ये कहानी है जो होंगबिन की, जो कि एक एरोगेंट एंग्री मैन है एंड एक गेमिंग कंपनी का सीईओ है। ये हमेशा छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है एंड शायद इसी वजह से इसके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर्स डेवलप हो गई हैं, जिसका इसे खुद भी नहीं पता है, सिर्फ उसके सेक्रेटरी को छोड़ के, जिसकी जो गुस्सा होने पे बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो उसकी सारी पिटाई सहता है, ना कि उससे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ऐसा पहले भी हुआ था, आज फिर से बारिश आती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कटी हुई दिखाई देती हैं, बल्कि बड़े बड़े पेड़ भी, जो कि ऑफकोर्स जू के वैसे ही हुए थे। लेकिन इस सब के बाद जू बेहोश हो जाता है एंड उसके लिए सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। ये सब कुछ जब भी होता है तो जू की नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसे सभी चीज़ों की स्मेल कुछ ज़्यादा ही आने लगती है। जैसे कि जब उसकी मेड आके उससे खाने के बारे में पूछती है तो एकदम से स्मेल करके बता देता है कि उसने किचन में क्या क्या बनवाया है एंड उसकी किचन में क्या कौन सी चीज़ खराब हुई है। ये जान के मेड भी चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। जू को अपने कपड़ों में से भी अलग अलग डिटर्जेंट की आ रही थी एंड वो अपने सेक्रेटरी को भी कहता है कि तुमने जो मेकअप किया है उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए इसे चेंज कर दो। देन ये अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे कुछ लोगों की वजह से थोड़ा लॉस हो गया था, तो ये उनकी बड़ी पिटाई करता है। इन दोनों का हॉस्पिटल जाने का नंबर आ जाता है, लेकिन इन्हें फिर भी उम्मीद होती है कि जू अपना गुस्सा शांत होने पर इनसे मिलने वापस ज़रूर आएगा। जू कार से जा रहा होता है तो वो इन दोनों कहता है कि तुम दोनों में से एक जैसी स्मेल कैसे आ सकती है, क्या तुम दोनों एक साथ सोए थे? एंड वो इन दोनों को भी कार से बाहर उतार देता है। कार में न्यूज़ आ रही होती है कि बड़े ही अजीब तरीके से शहर के पेड़ों को काट दिया, न जाने ये काम किसने किया है। ऐसा 2 हफ्ते पहले भी हुआ था एंड इत्तेफाक से तब भी बारिश आ रही थी एंड कल रात भी बारिश आ रही थी। देन हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है सीडोंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड काइंड होती है। सीडोंग का मकान मालिक अंदर आना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर कोई लड़का है, जबकि उसने यहाँ पे कपल का रहना मना किया हुआ है। लेकिन सीडोंग उसे अंदर आने नहीं दे रही थी क्योंकि अंदर 1 2 नहीं 5 लड़के होते हैं जो कि विंडो से बाहर छुप तो जाते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि उनके शूज़ अंदर ही रह गए, जिसे लेने के लिए जैगिल अंदर आता है। लेकिन उसकी आवाज़ से ही मकान मालिक का शक और बढ़ जाता है, वो एकदम से अंदर आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे उसे जैगिल वहाँ पे नहीं दिखता क्योंकि वो कबर्ड के अंदर छुप गया था। मकान मालिक हर जगह चेक करता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो सीडोंग को ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मुझे तुम पे शक नहीं है, पर इससे पहले जो यहाँ पे रहा करते थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते थे और मेरे घर का बहुत ज़्यादा सामान टूट गया था। उसके जाने के बाद सीडोंग जैगिल से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो वहीं पे फंस गया है। ये सभी उसे मिलके बाहर निकालते हैं, जो कि निकल नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे मकान मालिक वापस से आ जाता है। दरअसल ये सभी लड़के सीडोंग के साथ एक ही प्रोजेक्ट में काम करते थे। ये सभी एक गेमिंग प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन इन्हीं के एक पार्टनर ने इनसे धोखाधड़ी करके इनसे बिना पूछे ही इनका ऑफिस और वो छोटी सी कंपनी जू की कंपनी को बेच दी, जिससे ये सभी रोड पे आ गए थे। सीडोंग इन्हें अपने साथ रख रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। सीडोंग का एक पार्टनर ये भी था जो कि इन सबसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। जो भी इन दोनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है जिसने कि उसकी पिटाई की थी, लेकिन वो अंदर नहीं जाता क्योंकि उसे उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्मेल आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक दूसरे केबिन में पहुंचता है। उसके रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी स्मेल उसे किसी से आती थी। वो तेही का नाम लेता है एंड पर्दा खोलता है, लेकिन वहाँ पे सीडोंग को देखकर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता, जैसे कि वो जिसकी उम्मीद कर रहा था वो वहाँ पे ना हो। लेकिन उसे उसमें से कुछ स्मेल आ रही थी, वो कुछ ऐसी थी। तभी वहाँ से सीडोंग का फ्रेंड गुजरता है, यानी अच्छी सी स्मेल एक बेकार सी स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है। सीडोंग डिसाइड करती है कि वो उस कंपनी के मालिक से मिलने के लिए जाएगी, यानी कि जू से। लेकिन उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है, वो तो एक नंबर का शैतान है, उससे उसकी कंपनी में सभी डरते हैं, तुम्हें उससे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन सीडोंग चली जाती है एंड उन दोनों की ये बातें जू होंगबिन सुन रहा होता है, जो कि एकदम से अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है एंड कहता है कि इस लड़की की कंपनी पहुंचने से पहले हमें वहाँ पे पहुंचना है, जल्दी से यहाँ पे कार लेके आओ वरना मैं तुम्हारे सारे बाल कटवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वही सब बोल ही रहा होता है कि उसका सेक्रेटरी एकदम से कार वहाँ पे ले आता है। सेक्रेटरी से कार में बता रहा होता है कि वो बस से जाएगी तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, हम कार से जा रहे हैं तो हम उससे पहले पहुँच जाएंगे, यानी कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे। वो इससे बातें कर ही रहा होता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जू का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसका एक्सीडेंट होता है उसकी ही पापा की कार से, जिसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। पहले से ही उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपने पापा की शक्ल देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ सीडोंग को पता चलता है कि सुहान जिसने कि उसकी कंपनी बेच दी है वो अमेरिका जा रहा है उनका देश छोड़ के, इसलिए वो कंपनी के जाने के बजाय एयरपोर्ट पर जाने की टान लेती है। जू को जल्दी से कंपनी में पहुंचना था तो अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी इन्हें पैसे दो एंड फिर हमें चलना है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मुझे सॉरी बोलनी पड़ेगी।
इस पे तो जू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मौसम एकदम से बदल जाता है, बारिश आने वाली होती है कि सेक्रेटरी आके उसे कहते हैं कि आप प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा मत होइए। लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, अपने पापा के सामने चिल्लाने लगता है। सेक्रेटरी को और कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे पता था कि वो यहाँ पे किसी को भी हार्म कर सकता है, इसलिए वो उसे एकदम से उठा के वहां से चल देता है एंड लेके पटक देता है बॉक्सिंग रिंग में, उसकी जिम में। एंड कहता है कि आपको जो कुछ भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे जू उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई करता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि सेक्रेटरी उसे कहता है कि सीडोंग यहाँ पे पहुंच गई होगी कंपनी में। सीडोंग सुनवान से मिलती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वैसे उन्हें छोड़ के अमेरिका कैसे जा सकता है, उसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। उसके सभी दोस्त फुटपाथ पे आ गए हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए उसे वो अपने साथ रखने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग गया है ना, वो हॉस्पिटल में भी पहुंच गया है। लेकिन सुनवान को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है, वो वहां से एकदम से भाग लेता है। देन सीडोंग भी उसका पीछा करती है। जो जल्दी से अपनी कंपनी में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सीडोंग तो वहां पे आई नहीं। इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, अपने सेक्रेटरी को जल्दी से उसे ढूंढने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सीडोंग का फ्रेंड भी एयरपोर्ट पे आ जाता है एंड फिर ये दोनों सुनवान के पीछे पड़ जाते हैं। जो भी सारे टॉपिक पे बात करने के लिए सुनवान पे कॉल करता है। सीडोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो वेट कर रही थी वॉशरूम के बाहर, क्योंकि सुनवान वॉशरूम में जाके छुप गया था। लेकिन सीडोंग ने फ्रेंड ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। वो यहीं से जू से बात कर रहा था। जो कहता है कि शायद तुम्हारे पार्टनर्स को नहीं पता था कि तुम अपने ऑफिस मुझे बेच रहे हो। लेकिन सुनवान कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कंपनी मिल गई है ना, तो वही बहुत है। सीडोंग जहाँ पे वेट कर रही होती है, वहाँ पे एक रूड सी लेडी आके, जो कि अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लिए हुए थी, वो उसे वॉशरूम में भेज देती है, जिसका नाम चांग होता है। चांग से अपनी जिप नहीं खोल रही होती, जिसपे सीडोंग का फ्रेंड उसकी हेल्प करता है एंड वो सुनवान को वहीं पे छोड़ देता है। सीडोंग के पास जो लेडी खड़ी हुई थी, उससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो सीडोंग के ऊपर आके गिरता है। इस पे सीडोंग इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज जू तक भी पहुंच जाती है, जो कि वहां पे कॉल कर रहा था। पहले तो सीडोंग उस आदमी की अच्छी तरह से खबर लेती है एंड तभी उसका फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है एंड उसे इस बारे में पता चलता है, तो फिर वो भी उसकी पूरी पिटाई करता है। ये दोनों उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि सुनवान कब का यहाँ से जा चुका है। एक लेडी उसी बच्चे को लेके आती है एंड कहती है कि बच्चा किसी का यहीं पे रह गया है। पुलिस उसके पास हाथ बढ़ा के कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन उसे इस पे एक पहले का सीन याद आता है, वो एकदम से रोने लग जाता है। सीडोंग से इसका कुछ देखा नहीं जाता है, उसके पास आके उसे चुप कराती है। तब तक उसका वेट करते हैं रात पर, जब तक कोई उसे लेने नहीं आता। जब काफी ज्यादा लेट हो जाती है तो सीडोंग जाने लगती है, लेकिन ये बच्चा फिर से रोने लग जाता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ टाइम के लिए इसे अपने घर ही लेके चली जाएगी। जो तेही की फोटो देख रहा होता है एंड कहता है कि आज मुझे तुम्हारे जैसी खुशबू किसी और में से आई, मैंने सोचा वो तुम ही हो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से थे, लेकिन तभी वहाँ पे जू के पापा आ जाते हैं, जिसे देख के तेही थोड़ा घबरा जाती है। उसके पापा उसे बहुत सुनाते हैं कि मुझे पता है तुम पैसों के लिए मेरे बेटे का पीछा करती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसका पीछा छोड़ दो, तुम बहुत लो क्लास की हो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। जो उस टाइम पे अपने पापा की सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन उसका गुस्सा शायद तब से ही स्टार्ट हुआ था ना, जिसने कि बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लिया है। उसे इस बात को याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी बॉडी से ब्लेड्स निकलने लगते हैं एंड सब कुछ हिलने लगता है। सेक्रेटरी जो कि सीडोंग के घर के बाहर आया हुआ था, क्योंकि उसने जू ने उसके घर का पता लगाने के लिए भेजा था, वो देखता है कि आसमान में बारिश आने का मौसम हो गया है, तो एकदम से वापस घर के लिए आ जाता है। जो अपने असली रूप में आ जाता है, शहर की सारी लाइट्स चली जाती हैं एंड कुछ टाइम बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। जू की मेड के पास उसी लेडी का कॉल आता है, जो कि चांग को वहाँ पे लेके आई थी एंड वो मेड को बताती है कि उस बच्चे की मॉम तेही है एंड जू उसका डैड है, जिसे तेही ने उसे यहाँ पे लाने के लिए कहा था। जू को जब होश आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे उसके रूम में ले आया था। वो अपने बेहोश होने की वजह पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि आपको फीवर हुआ था, जबकि उसे फीवर हो ही नहीं रहा था। देन वो उसे सीडोंग के घर का पता बताता है। सीडोंग चा को अपने साथ ले आई थी, लेकिन वो देखती है कि जो उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा है, जिसे कि इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। सीडोंग चांग को लेटा देती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था एंड वो उसे बाहर ले जाने से मना कर देता है। देन उसे जू से अंदर से ही बात करनी पड़ती है, लेकिन वो ये बोल के शटर बंद कर देती है कि मैं आपसे कल से बात करूंगी। जो उसे फिर से खुलवाता है एंड उससे पूछता है कि वो उसकी कंपनी में क्यों आना चाहती थी। उसे सीडोंग के साथ भी ऊपर से बात करनी पड़ रही थी, इसलिए वो नीचे ही बैठ जाता है। सीडोंग उसे बताना स्टार्ट करती है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे थे मेरी सारी टीम के साथ, लेकिन वो देखती है कि जू का ध्यान तो उसकी बातों पे है ही नहीं, वो तो बस स्मेल किए जा रहा था। वैसे ही अंदर आए जा रहा था कि एकदम से सीडोंग शटर बंद कर देती है एंड उसे चोट लग जाती है एंड उसे लगता है कि वो एक परवर्ट किस्म का लड़का है।
सीडोंग चांग का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है जो कि उसे बुलाना चाह रहे थे। चांग ये बात सुन के एकदम से वहाँ पे काम करने लग जाता है। सीडोंग उसे रोकती है तो वो कहता है कि मैं खाना बना लूंगा, मुझे कपड़े भी धोने आते हैं, मुझे बर्तन भी धोने आते हैं। जब आप बाहर चली जाया करोगी तो मैं अपनी मॉम को याद करके रोया भी नहीं करूंगा, है ना? आपको मुझे अपने साथ रख के कोई तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो। सीडोंग कहती है कि मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहती। इस पे एकदम से चांग खुश होकर उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। सीडोंग के पास फिर से कॉल आती है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स ने ड्रिंक करके जो कि घर की दीवार पे एक अच्छी बेकार सी पेंटिंग बना के लिख दिया था कि चोरों का घर है, जिसके लिए अब उन्हें जेल हो गई थी। सीडोंग काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो उन्हें जेल से छुड़ा सके। उसकी ये बातें चांद सुनकर उसे अपने पॉकेट मनी वाले पैसे देता है। जब सीडोंग उन्हें लेने से मना कर देती है तो वो अपना कैंडी उसे देता है। सीडोंग भी इसके बदले में उसे एक खिलौना देती है जो कि उसने खुद ही बनाया था। चांग बहुत खुश होता है और उसके गले लग के कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि जब मुझे अपनी मॉम के अलावा कोई और लड़की अच्छी लगी तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। जू का एक नौकर उसे कटे हुए पेट दिखा के कहता है कि पता नहीं किसने काट दिए और इतनी अच्छी तरीके से काटे हैं कि कोई मशीन भी नहीं काट पाती। सेक्रेटरी इस नौकर को चुपके से कहता है कि तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था ना। एंजू कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मेरे घर पे कोई कोई ऐसी ऐसी चीज कर रहा है, इसकी वजह से मुझे इतने खतरनाक सपने आने लगे हैं। जल्दी इसके पता लगाओ कि ये कौन है एंड मुझे मेरे घर के आसपास की सभी कैमरेज चाहिए, उनकी सारी फुटेज चाहिए। सीडोंग के पास से पुलिस उस बच्चे को ले जाती है जिसपे कि वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। सेक्रेटरी की जो बहुत ज्यादा पिटाई करता है क्योंकि उसने उसे ये बोल दिया था कि कैमरास खराब हो चुके हैं। सीडोंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जेल में जाती है, जिसमें से जेगिल कहता है कि मुझे तो अपनी दवाई भी लेनी है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सीडोंग कहती है कि पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ एंड जो कुछ भी बात उस लेडी ने मेड को बताई थी उस बच्चे के बारे में, वो ये सारी बातें सेक्रेटरी को भी बता देती है जू को बताने के लिए, जबकि उसका माइंड थोड़ा सही हो। सीडोंग जब जू के पास आती है सॉरी के लिए कि उसके फ्रेंड्स ने उसकी दीवारें खराब कर दी, तो उसकी गलतियां गिनाते हुए कहता है कि देखो तुमने मुझे चोट मार दी थी कल, मेरे दीवार के पैसे भी तुम्हें देने हैं और तुम्हारी कंपनी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और मेरी वो दीवार बहुत ज्यादा महंगी थी जिसके तुम्हें 10 मिलियन वॉन देने होंगे, और या तो मुझे वो पैसे दो वरना अपनी कंपनी को भूल जाओ। उसके इतने सारे क्वेश्चंस पे सीडोंग भी चिल्ला के कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। देन वो जू को कहती है कि आप अपनी कंपनी में हमें काम दे दीजिए, हमें सिर्फ एक ऑफिस चाहिए, आप हमें सैलरी भी पेड मत करना, बस जो प्रोग्राम हमें बनाना है उसके कॉपीराइट्स हमें दे देना, हम प्रॉफिट में थे भी आपको आधा दे देंगे, देन मैं बाद में आपकी दीवार वाले पैसे भी पे कर दूंगी। लेकिन जू इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए अब तुम जैसे लोग अपनी कंपनी में। देन सीडोंग वहां से सैड होके चली जाती है। तभी सेक्रेटरी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है क्योंकि जू के भाई की अपनी क्लासमेट्स के साथ लड़ाई हो गई थी एंड लड़ाई हुई थी इस बात पे कि उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तुम्हारा भाई वो हो ही नहीं सकता, एंड जू का भाई बोल रहा था कि गेमिंग कंपनी का सीईओ मेरे भाई ही है। जू के वहाँ पे पहुंचने पर अपने भाई से भी कहता है कि आप इन्हें बता दो कि आप मेरे भाई हो। जू उसकी बेल तो करवा देता है, लेकिन ये बोल के वहां से चला जाता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, क्योंकि उसका भाई उसके पापा के साथ रहा करता था एंड इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जू बाहर आ ही रहा होता है कि वो अपने पापा को अंदर आते हुए देखता है, उसके पापा उसके भाई के आते ही पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम से जू उनका हाथ रोक लेता है, कहता है कि सब देख रहे हैं, उसके सारी क्लासमेट्स देख रहे हैं। वो गुस्सा हो जाता है, एकदम से मौसम बदल जाता है। जो गुस्से में कहता है कि आपके लिए हम में से कोई भी मैटर नहीं करता, ना मैं, ना मेरा भाई, ना मेरी मॉम। एंड उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम दोनों पे कितनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन एक फालतू की वीडियो गेम्स बनाता है, दूसरा उन्हीं फालतू के वीडियो गेम्स को खेलने में अपना टाइम बर्बाद करता है लड़ाइयों में। सेक्रेटरी देखता है कि इसके छोटे छोटे ब्लेड निकलने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें से एक से तो उसके पापा को भी खून निकलने लगता है। जू कहता है कि आप मुझे तो मार ही चुके और कितनों को मारोगे। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, सेक्रेटरी को और कोई रास्ता नहीं सूझता, वो उसे पीछे से एक मारता है, वो बेहोश हो जाता है एंड फिर से उसे उसकी जिम में लाके डाल देता है, जो कि वो बेहोश होता है। जेगिल को पहले तो चोट लगी थी, फिर से जेल में रहना पड़ा, तो उसकी कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी कि उसे सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, जिसके लिए सीडोंग एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है, जो कि उसके अंकल एंड आंटी का था। लेकिन वो उसे देख के बोल रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले इसके पापा से लोन ना लेते, ये हमेशा पैसे मांगने के लिए यहाँ पे आ जाती है। सीडोंग उनकी ये बातें सुन रही होती है, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने काम पे होता है। लास्ट में वो उसे सुनाते हुए कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही कोई भी पैसे नहीं है। सीडोंग पहले तो चुपचाप चली जाती है, लेकिन फिर वापस आके कहती है कि मुझे पता है कि मुझे अभी आपकी हेल्प की जरूरत थी, लेकिन मैं यहाँ पे अपने पापा का आपको दिया हुआ लोन लेने वापस नहीं आई थी। मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि मुझे आपसे अपना लोन वापस नहीं लेना है। ये सब बोल के रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी उसके पास पुलिस की तरफ से मैसेज आता है। सेक्रेटरी जो को बताता है कि किसी लेडी का कॉल आया था, जो कि बता रही थी कि वो एक बच्चे को यहाँ पे लेके आई है। जो उससे इसके बारे में कुछ डिटेल पूछता है, लेकिन उसके पास अभी डिटेल्स नहीं होती। जो अपने भाई को देखने के लिए उसके स्कूल में आता है, वो उसे हाई भी करता है, जबकि उसे पता होता है कि वो उसे देख नहीं रहा, सिर्फ इसलिए वो उसे हाई करता है। सेक्रेटरी को याद आता है
कि मेड ने बताया था कि वो बच्चा किसी कीमती का है, इसलिए वो जू को जाके बता देता है कि उस बच्चे की मॉम कीमती ही है। जू ये सुन के एकदम से पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरास देखता है, लेकिन वहाँ पे कीमती ही की जगह एक और लेडी होती है। एंड पुलिस उसे बताती है कि उन्होंने इस बच्चे के घर पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है अमेरिका में। एंड ये लेडी सिर्फ उसे लेके आई थी उसकी मॉम तो कीमती ही है। जून से पूछता है कि अब वो बच्चा कहाँ है, जिसपे वो बताते हैं कि वो बच्चा यहाँ पे रो रहा था, इसलिए हमने उसकी केयर करने के लिए किसी के पास भेज दिया है। सीडोंग काफी ज्यादा खुश होके चांग को बताती है कि मेरे फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब पुलिस ने मुझे पैसे दिए हैं तुम्हारी केयर करने के लिए, वो पैसे बहुत सारे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए सिर्फ एक बिल्कुल एंजल की तरह हो। चांग कहता है कि मैं आपका एंजल नहीं हूँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ। देन ये दोनों मार्केट में जाते हैं। सीडोंग मार्केट में शॉप के अंदर होती है एंड चांग बाहर। वो वहाँ पे पुलिस को आते हुए देखता है एंड डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है, जबकि पुलिस उसे लेने के लिए भी नहीं आई थी। एंड सीडोंग भी काफी घबरा जाती है कि वो पता नहीं कहाँ पे चला गया है। जू को भी पुलिस सीडोंग के घर पे ले आती है, लेकिन वहाँ पे सीडोंग खुद ही चांग को ढूंढते हुए आ जाती है। देन सीडोंग पुलिस के साथ उसे ढूंढती है। रास्ते में जो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया, बताओ मुझे वो कहाँ पे है। तभी वो देखते हैं कि कुछ दूर पे बैठा हुआ चांग एक पोएम बोल रहा होता है, जो कि उसकी मॉम ने उसे सिखाई होती है। जू सीडोंग को वहीं पे रोक के अपने पास उसके पास जाने लगता है। उसे याद आता है कि तेही ने उसे कहा था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उसका नाम चांग रखूंगी। जो उसके पास जाके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन वो अपनी पोएम गाई जा रहा था, जिसपे जो उसके गुस्से में डांट देता है, वो रोने लग जाता है। देन सीडोंग उसे किसी तरह चुप करती है एंड जो उसे उसका नाम पूछता है, जिसपे वो चांग बताता है। ये नाम सुनकर जो कहता है कि तुम्हारा नाम ये क्यों है। जो उसे अपने घर ले आता है, उसे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है, जिसपे वो बताता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा दूर चली गई है, वो बहुत ज्यादा बीमार थी। वो जो को बताना चाह रहा था कि उसकी मॉम मर गई है, लेकिन जो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता एंड सेक्रेटरी से कहता है कि कीमती को ढूंढने के लिए। चांग रोई जा रहा था। जो उसे वीडियो गेम्स भी देता है खेलने के लिए, लेकिन वो फिर भी रोई जा रहा था उसकी एरोगेंट सी आवाज सुन के, क्योंकि उसकी आवाज में अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था। सीडोंग इस भद्दी सी ऑफिस में जाती है काम करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज लगभग सो रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक ऐसी ऑफिस नहीं थी जो कि उन सभी को एक साथ काम करने का मौका दे। जो उसे मिल जाती है वो इसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जो चांग को खाना खिला रहा था, लेकिन उसकी आवाज में इतना कड़वापन था कि वो बड़ा डर डर के खा रहा था। जो उसे एक नई डिश भी ट्राई करने के लिए कहता है, जो कि उससे गिर जाती है और वो एकदम से डर के उसकी तरफ को देखने लगता है। एंड जो उस पे चिल्ला देता है कि तुमसे थोड़ी सी डिश ही तो की है, इसमें इतने सारा डरने की क्या बात है। चांग फिर से रोने लग जाता है एंड जू से और ज्यादा जोर से डांट देता है। इस पे तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है एंड वो वहीं पे वोमिट करने लगता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसे रात को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सीडोंग अपनी सभी फ्रेंड्स को बताती है कि अब उन्हें अलग अलग जगह पे काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें एक साथ ही जॉब मिल गए हैं। सभी इस पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी उसके पास कॉल आती है, जो कि सेक्रेटरी की होती है, जो कि उसे चांग से मिलने के लिए बुलाते हैं। सीडोंग से बच्चा काफी अच्छे से बात करता है एंड खाना भी खा लेता है, क्योंकि सीडोंग उसे आबरा का डाबरा करके ये बोल रही थी कि देखो मैंने तुम्हारे खाने में बहुत सारा जादू मिलाया है एंड वो खा भी रहा था। ये सब कुछ बाहर से जू भी देख रहा होता है, जो कि कहता है कि देखो ये कितना ज्यादा बका रही है उसे। जू सीडोंग को पैसे देके कहता है कि तुमने उसका ख्याल रखा है उसके लिए। सीडोंग इसके लिए मना करके वहां से जाने लगती है, जिसपे जू कहता है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है एंड मेरे पास उसके लिए कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो तुम उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर दो, जिसके लिए मैं तुम्हें दुगनी फीस दूंगा जितना कि तुम्हें पहले ऑफिस में मिलती होगी। लेकिन सीडोंग उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे एक जगह पे जॉब मिल गई है एंड वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स को भी अपने साथ रह रहे हैं, अगर मैं वहां से हट जाऊंगी तो वो उन्हें भी नहीं रहने देंगे और हम सभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये सब बोल के वो बाहर तो चली जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपनी सारी फाइल्स जो कि वो यहाँ पे लेके आई थी वो भी भूल गई है और अपना फोन भी वहीं पे भूल गई। वापिस आने से पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो काफी वेट करती है, आवाजें लगाती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। देन वो गेट पे ही मारने लगती है, जिससे बहुत जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। सेक्रेटरी और मेड दरवाजा खोलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन जू ने वहीं पे रोक देता है एंड वो अलार्म पे ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उसे उसके घर पे छोड़ के चले जाते हैं। सीडोंग उसे सॉरी बोल के अपनी फाइल्स लेके वहां से जाने लगती है, लेकिन जू से कहता है कि चोर वापस तो मुड़ो, अभी कहाँ पे जा रहे हो। सीडोंग कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है, मैं सिर्फ यहाँ पे दरवाजा खुलवा रही थी। लेकिन जो कहता है कि तुम चोर ही हो और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, या फिर तुम मेरी वो वाली बात मान लो कि तुम उसका ख्याल रखने लग जाओ। सीडोंग इस पे कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो वो अपने आप पुलिस पे कॉल करके कहती है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है एंड जू से रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसे कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। जू इतनी रात को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था,
तो वैसे ही बोल देता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे इसने चोरी की नहीं है, मैं इसे माफ कर देता हूँ। लेकिन सीडोंग कहती है कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर से इल्जाम हटवाना है, चलो तुम पुलिस स्टेशन चलो, या फिर ये बोलो कि मैंने चोरी की नहीं थी। देन जू परेशान होकर बोल देता है कि हाँ चलो तुमने चोरी नहीं की थी, ये सारी मेरी गलती है। मेट्स भी देखकर हैरान हो जाती है कि उसने पहली बार ये बोला कि उसकी गलती है। एंड सीडोंग कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अब मुझे सॉरी बोलो। जो उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था तो एकदम से बोल देता है कि हाँ चलो मेरी गलती है, सॉरी। एंड उसकी मेट तो इस पे बेहोश हो जाती है कि उसने सॉरी कैसे बोल दिया। देन सीडोंग खुश होते हैं वहां से चली जाती है। एंड जो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो अपने बच्चे के पास जाता है, जिसके बाद उसका माइंड थोड़ा शांत होता है। वो उस जादू के बारे में सोच रहा होता है जिसे बोल बोल के सीडोंग उसे खाना खिला रही थी। उसे जाते हुए बहुत ज्यादा हंसी आती है, फिर उसे लगता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा हंसते हुए, इसलिए वो अपने ब्लैंकेट में जाके बहुत जोर जोर से हंसता है। सीडोंग काफी खुशी से अपने पार्टनर्स के साथ अपनी जॉब के लिए जाती है, लेकिन वहां पे जाके उसे पता चलता है कि उस कंपनी की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी, उसका दिवालिया निकल गया है एंड वो बंद हो चुकी है। उसे इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सेक्रेटरी के पास कॉल आती है तो एकदम से जू कहता है कि क्या ये उसी की है, एंड वो कॉल होती भी उसी की है। जो कहता है कि उसे ये बोल दो कि मैं देश में नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि आप तो उसकी कॉल का बहुत देर से वेट कर रहे थे। देन जू बोलता है कि अच्छा चलो उसे ऑफिस में बुला लो, लेकिन फिर वापस आके कहता है कि यहाँ पे नहीं, मेरी जिम में। देन जिम में सीडोंग को दिखाने के लिए वो अपने सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा पिटाई करता है, जबकि वो उसे देख भी नहीं रही होती। देन उसके पास नहा धो के आता है एंड कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ। सीडोंग कहते हैं कि आप हम सबको अपने ऑफिस में जॉब दे दीजिए, जितना भी टाइम मेरे पास बचा करेगा तो मैं जांग का ख्याल रखा करूंगी, एंड वीकेंड पे भी मैं उसे घुमाने के लिए लेके जाया करूंगी, तीनों टाइम का खाना मैं उसे खिलाया करूंगी। लेकिन जू उसे कहता है कि मुझे एक बेबी सिटर चाहिए, ना कि कोई प्रोग्रामर्स। सीडोंग इस पे चुपचाप से वहां से चल देती है। जू से रोक के कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो 5 मिनट पूरे भी नहीं हुए, तुम मुझे थोड़ा कन्विंस तो करो। सीडोंग काफी सैड से मूड में कहती है कि मुझे काफी बुरा लगा कि मैंने चांग को यूज करके आपसे जॉब मांगी, लेकिन ये बस मैं ये कहना चाहती थी कि आप मुझे अच्छे से जॉब देते, मैं काफी अच्छे से काम करती एंड मैं चांग का भी ख्याल रखती। जुग भी इसकी बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है एंड वो कहती है कि मेरा प्रोग्रामर बनने का सपना था, ना कि एक बेबी सीटर, एंड मैं अपना सपना चेंज नहीं कर सकती है बोल के वहां से जाने लगती है कि जू उसे रोक लेता है एंड मान जाता है। देन वो चांग के साथ काफी अच्छे से खेलती है, लेकिन तभी जू के पास कॉल आता है कि वो लेडी जो कि उसके बेटे को यहाँ पे लेके आई थी वो उससे पापा से मिलने के लिए जा रही है एंड वो उनसे पैसे मांग रही है। जो एकदम से वहां के लिए निकलता है, सीडोंग को कार की देते हुए कहता है कि अपने आप घर पे चली जाना, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तो वो लेडी ने उसके पापा को सब कुछ बता दिया था ना, वहां से जा रही थी। जू से रोके कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो लेडी बताती है कि मैंने तुम्हें पापा को बता दिया है, तो उनसे जाके पूछना। सेक्रेटरी जो कि ऐसे जा रहा होता है तो वो देखता है कि एकदम से बारिश आनी स्टार्ट हो गई। उसे पता चल गया था कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एकदम से वो उसी होटल के लिए चल देता है। एंड ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि जो के पापा ने उसे बताया था कि तेही मर गई है, उसे ट्यूमर था, एंड ये लेडी तुमसे कुछ पैसे चाहती थी जो कि मैंने उसे दे दिया है, अब तुम्हें वो पैसे मुझे देने होंगे। जो काफी गुस्से में अपने डैड से कहता है कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, उसने तुम्हें बता दिया है कि तेही कहाँ पर है, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे जिससे कि मैं उसे ढूंढ ना पाऊँ। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेक्रेटरी उस रूम में पहुंचता है, पहले तो दरवाजा खुल नहीं रहा होता तो उसे दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ता है एंड वो देखता है कि वहाँ पे जू तो नहीं होता, लेकिन उसके पापा वहाँ पे लेटे होते हैं। उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है एंड जो एक बड़े से टावर पे होता है, अपने बिल्कुल असली वाले रूप में उसके बहुत सारे ब्लेड्स निकले होते हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स, थैंक यू।